हाँ जी। तो इससे पहले हमने चेंजिंग नेचर ऑफ टेररिज्म और नक्सलिज्म के बारे में पढ़ा था, और उससे रिलेटेड जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी थी जो नक्सलिज्म को बढ़ावा देती थी उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसीज, इससे रिलेटेड इसका इतिहास और क्या क्या इससे इवोल्यूशन रहे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्तर पूर्व भारत में उग्रवाद जो है उसका इतिहास और विकास के बारे में हम बात करेंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में असम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम आते हैं। इसमें उग्रवाद की जुड़ी हुई ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों से कई प्रकार से यहाँ पर उग्रवाद जुड़ा हुआ है। ये क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण, जातीय विविधता के कारण, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण लंबे समय से संघर्षों का केंद्र बना रहा है। तो अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसीज हुई उसका क्या इतिहास है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे जो ब्रिटिश शासन के दौरान होने वाला जो उग्रवाद था नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। ब्रिटिश शासन के दौरान नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों में मुख्य धारा से भारत जो था वो बिल्कुल तरीके से अलग हो चुका था, क्योंकि एक छोटा सा ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर था जो हमारे पूर्ण भारत को नॉर्थ ईस्ट स्टेट से जोड़ता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की जो कुल लंबाई है वो सिर्फ 25 किलोमीटर की होती है। कई जनजातियों को ब्रिटिश सरकार की स्वायत्ता में रखा गया, जिससे वे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से अलग रहते चले गए। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जब भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को भारतीय संघ में एकीकृत करने का प्रयास किया, तो कुछ जनजातीय समूहों ने अपने खुद के संगठन बनाकर भारतीय सरकार का विरोध भी किया था। अगर हम 2011 के सेंसेक्स के आधार पर बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन जो है वो कवर करता है हमारे इंडिया के अप्रोक्स 7.6% लैंड को, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन के 3.6% के बराबर है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 475 प्लस डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जो ऑल ओवर 400 प्लस लैंग्वेजेस का यूज करते हैं और डायलेक्ट्स बोलते हैं। तो ये ऑल ओवर बातें शो करती है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो 8 स्टेट्स आते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाते हैं हमारे भारत के लिए। सो फाइनली अब हम हिस्ट्री एंड इंसर्जेंसीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नागालैंड को स्टडी करेंगे और उसके बाद वन बाय वन हम सारे के सारे 7 और 8 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करेंगे, स्टेट्स को कवर करेंगे। So the Nagaland was the part of Assam at the time of India's independent. और ये जो नागालैंड स्टेट है वो डोमिनेट किया जाता था नागा एथनिक्स ग्रुप्स के द्वारा, एंड द नागा एथनिक्स ग्रुप्स हैव अ ग्रुप ऑफ मैनी ट्राइबल्स, एंड ऑल्सो दीज ट्राइबल्स आर द कंसिडर एज द ओरिजिनल inhabitant of the Naga hills and near the Assam borders. And also at the time of independence, the Naga National Council was formed by Nagas and led by the Angami Japu Fizo that declared the Nagaland as a free country on 14th of August 1947. और इसके साथ साथ इस इंडिपेंडेंस को, नागालैंड के इस इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने के लिए 1950 में फिजो की लीडरशिप के अंडर एनएनसी मतलब नेशनल नागा नेशनल काउंसिल्स ने इंडिया स्टेट के अगेंस्ट इंसर्जेंसीज को स्टार्ट कर दिया था। एनएनसीज का गोल एक सोवर्ण नागा स्टेट को इस्टेब्लिश करना था, और इसी के कारण एनएनसी डिसाइड टू कंडक्ट द प्लेबिसाइड इन 1951 एंड क्लेम दैट the 99.9% of the Nagas wanted to a independence from the India. और इसके बाद 1952 में अंगामी जापू फिजो ने अंडर ग्रुप्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जैसे नागा फेडरल गवर्नमेंट एनएफजी और नागा फेडरल आर्मी। इन दो चीज़ों का उन्होंने फॉर्मेशन किया। इसे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी को भेजा और इंसर्जेंसीज को
काउंटर करने के लिए 1958 में द आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA was enacted to counter the insurgencies in Nagaland at 1958। और इसी में नागालैंड पीपल कन्वेंशन के साथ एक 16 पॉइंट का जो एग्रीमेंट था वो साइन किया गया, और ये साइन किया गया था जुलाई 1963 में, जिसमें नागालैंड को असम से अलग कर कर उसे एक सेपरेट स्टेट बना दिया गया था। और इसके बाद 1964 में एक पीस मिशन के तहत नागा नेशनल काउंसिल के साथ पीस टॉक को स्टार्ट किया गया था, लेकिन इस पीस टॉक को 1967 में सस्पेंड कर दिया गया। द वन सेक्शन ऑफ NNC एंड NFG left the violence under the Shillong Accord of 1975, and then Thinglang Muwaha, generated the secretary of NNC, denounced the accord and formed the National Socialist Council of Nagaland in 1980. The National Socialist Council of Nagaland is sorted by NSCN. The 140 member group rejected the Shillong Accord, and the NSCN means the Naga insurgencies को लीड करने वाला एक ग्रुप बना था। कौन सा ग्रुप था ये? NSCN। और ये जो NSCN है ये नागा इंसर्जेंसी को आने वाले समय में लीड करने वाला एक ग्रुप माना जाएगा। ये जो NSCN है ये 1988 के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के कारण दो फैक्शन में बदल गया। पहला NSCN इसाक मुवाह और NSCN कैपलोंग। And then after in 1997 a ceasefire agreement was made between the NSCN and the government of India, but later NSCN-K means K means Kaplong, abrogated the agreement and started to operate again. NSCN-K stand for Kaplong, आज भी एक एक्टिव ग्रुप है और म्यांमार से ऑपरेट किया जाता है। NSCN-IM मीन्स इसाक मुवाह के साथ जो 2015 में लॉन्ग लास्टिंग पीस के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को साइन किया गया था, और इसमें 2017 में नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप के साथ एक सेटलमेंट वर्कआउट भी किया गया है, लेकिन यह पीस टॉक पीस एग्रीमेंट में कन्वर्टेड नहीं हुए और 2019 में डिस्कशन एक इंस्टॉलमेंट की तरह बढ़ता हुआ देता है। तो ऑल ओवर हमने नागालैंड को फिनिश कर लिया। तो अब हम नागालैंड को एक क्विक रिवाइजन में देखते हैं कि जो नागालैंड का उग्रवाद है या नागालैंड की जो इंसर्जेंसी है वो 1950 के दशक से और आज़ादी के दशक से हमें स्टार्ट होती हुई दिखाई दी, जिसमें हमने देखा कि नागालैंड का एक उग्रवादी आंदोलन हमारे देश के सबसे पुराने आंदोलनों में से एक है, जिसमें सबसे पहले नागा नेशनल काउंसिल को बनाया गया 1947 में, जिसने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दिया था 14 अगस्त 1947 में। इसके बाद 1956 में नागा फेडरल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश कर दिया गया था, और इसके बाद NSCN मतलब नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड को इस्टेब्लिश कर दिया था। नागालैंड उग्रवाद का प्रभाव धीरे धीरे असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तक फैलता हुआ हमें दिखाई दिया, और फाइनली 1997 में भारत सरकार और नागा के जो इंसर्जेंसीज और उग्रवादी जो थे उन्होंने एक संघर्ष विराम समझौते पर साइन भी किया था। सो इट्स ऑल अबाउट द नागा इंसर्जेंसीज। नागालैंड इंसर्जेंसीज के बाद अब हम मिजोरम इंसर्जेंसीज के बारे में बात करेंगे। मिजोरम इंसर्जेंसी सबसे पहले 1959 में एक फेमाइन को लेकर असम गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए एफर्ट से वहाँ के कई सारे लीडर्स और सिटीजन बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाई थे। लाइक अदर सेवरल स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, मिजोरम वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ द असम अंटिल 1972। 1961 में जब असम ने असमीज को स्टेट की एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया था, तो वहाँ पर मिजो नेशनल फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ, और जिसकी लीडरशिप में लैंगदेगा के पास थी। मतलब ये जो ग्रुप बना था मिजो नेशनल फ्रंट, उसकी जो लीडरशिप थी वो लाईदेंगा के पास थी।
इसमें इसके बाद मिजो नेशनल फ्रंट ने मतलब MNF ने अपना खुद का एक मिलिट्री विंग को क्रिएट किया, जिसमें उन्होंने आर्म एमिनेशंस और मिलिट्री सपोर्ट भी उनको बहुत ज़्यादा ईस्टर्न पाकिस्तानी स्टेट और चाइना से मिला। And then after the Mizo National Front's MNCs, MNF declared the independence from India. From then the military uprising was start in March 1966. इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इमीडिएटली काउंटर इंसर्जेंसीज मेजर लिए और कुछ वीक में इंसर्जेंसी को पूरी तरीके से मिजोरम से क्रश कर दिया। एंड देन आफ्टर 1973 तक मिजोरम में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे उन्होंने इंडिपेंडेंस की जो डिमांड थी वो उसकी मांग जो है वो कम कर दी। देयरफॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिजोरम में असम से अलग कर दिया और उसे एक अलग यूनियन टेरिटरी के नाम से उसे जाना जाने लग गया। तो इसलिए मिजोरम को वहाँ उस समय एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था। देन आफ्टर इन 1970s में मिजोरम इंसर्जेंसी ने एक बार फिर से अपने आप को स्प्रेड किया, लेकिन आर्म फोर्सेस ने इसे दोबारा से कंट्रोल कर दिया गया। इन 1986 मिजो नेशनल फ्रंट डिसाइडेड टू सरेंडर एंड एज पर द अकॉर्ड ऑफ मिजोरम was guaranteed statehood in 1987। मिजोरम अकॉर्ड ने मिजोरम के हमर रीजन को लीडरशिप के आधार पर अनसेटिस्फाई देखा गया लोगों को, जो मिजो अकॉर्ड के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ऑटोनॉमी की उम्मीद में बैठे हुए थे। इसलिए हमर ट्राइबल लीडर्स ने हमर पीपल कन्वेंशन डेमोक्रेट्स मतलब HPCD हमर पीपल कन्वेंशन डेमोक्रेट्स को इस्टेब्लिश किया और ऑटोनॉमी के लिए इंसर्जेंसीज को 1994 तक जारी रखा। और उसके बाद 1994 में मिजो गवर्नमेंट ने सिंगलुंग हिल डेवलपमेंट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया और जो हमर इंसर्जेंसीज के जो स्पेसिफाई जो वर्क है उसको स्पेसिफाई कर दिया गया और HPCD ने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को भी ज्वाइन कर लिया। बट HPCD अगेन उसके बाद दोबारा से जो HPCD है वो दोबारा से राइज होने लगा। देन आफ्टर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आउटफिट ओवन द ईयर हैज चेंज्ड फ्रॉम द autonomous district covering the north or northeast Mizoram to an independent हमर स्टेट और हमर राम स्टेट ट्राइबल ऑटोनॉमी डिस्ट्रिक्ट। ये ग्रुप लार्जली मणिपुर से ऑपरेट किया करता था और इसकी मिजो में प्रेजेंस धीरे धीरे कम होती हुई चली गई। मतलब ये मणिपुर में ऑपरेट किया जाता था और मिजो के ग्रुप में इन लोगों की जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम होती हुई चली गई और मिजो में जो इंसर्जेंसीज है उसको ख़त्म करने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मदद मिली। तो अगर हम मिजोरम की इंसर्जेंसीज को एक क्विक रिवाइज की तरह देखें तो जो मिजो का उग्रवाद था वो 1960 से लेकर 1980s तक देखने को मिला, जिसमें 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट का फॉर्मेशन हुआ था, जिन्होंने अपने स्वतंत्रता के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट विद्रोह कर दिया था। इसके बाद 1986 में भारत सरकार ने मिजो नेशनल फ्रंट के बीच मिजोरम शांति समझौता भी हुआ, जिसमें मिजो का उग्रवाद धीरे धीरे समाप्त होता हुआ चला गया 1986 में। सो इट्स ऑल अबाउट मिजो इंसर्जेंसीज। आगे हम त्रिपुरा इंसर्जेंसीज के बारे में देखेंगे।